जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, मुझे एक अपने बचपन का वाक़या याद आ गया। ये बात है ग़ालिबन 82-83 की। उस वक़्त हम छोटे हुआ करते थे। तो हम छुट्टियाँ मनाने के लिए शहर से अपने मेरे चचा थे, वो गाँव में रहते थे, तो हम उनके पास मिलने के लिए जाया करते थे। तो उन दिनों जो हमें जेब खर्ची मिला करती थी, वो पैसों में होती थी। पैसों से मुराद ये कि 25 पैसे जिन्हें हम 4 आने कहा करते थे, 50 पैसे जिन्हें हम 8 आने कहा करते थे। तो यूँ जो है वो रेज़गारी, उसकी जो वो थी, वो कदरें बढ़ती जाती थीं। तो हम वो चीज़ लेने के लिए गाँव के अंदर एक छोटी-सी दुकान थी, कच्ची दुकानें होती थी उन दिनों में, तो वहाँ पे हम जाया करते थे। शहर से आते थे तो मतलब हमारा वो बड़ा अच्छा दिल लगता था वहाँ पे। तो जब हम जाते उस दुकानदार बाबे के पास, तो हम उन्हें कहते, चाचा कहते थे हम उन्हें। चच्चा तो अभी उर्दू का लफ्ज़ आ गया, हम उन्हें चाचा कहा करते थे उन दिनों। चाचा, हमें ये चीज़ दे दो। तो वो हमें 25 पैसे की या 50 पैसे की, 4 आने की, 8 आने की हमें वो चीज़ देता, हम वो लेते। वो चीज़ लेने के बाद वो हमारी मुट्ठी के अंदर जो है वो कुछ फुलियाँ उसने रखी होती थी एक शीशे के जार के अंदर। तो वो हमारी मुट्ठी के अंदर ना वो डाल देता था। छोटे बच्चों की कितनी मुट्ठी होती है, वो लेते थे, मुट्ठी में बंद करते थे और वो आ जाते थे। तो अपने पैसों की खरीदी हुई चीज़ से ज़्यादा हमें उस जो हमारी मुट्ठी के अंदर वो चीज़ रखता था, उसे हम झूंगा कहा करते थे। तो वो झूंगा जो है उस बचपन से लेके आज इस उम्र को पहुँच गए, वो झूंगा हमारे ज़हन से ना निकला। और वो झूंगा लेने के बाद जो हमारे चेहरे जो थे, वो खुशी से जो दमकते थे, उसकी कोई मिसाल नहीं होती थी। तो मुझे नाज़रीन ये वाक़या याद आ गया जब से मैंने दिसंबर में होने वाले इजरा की जो 5वाँ इजरा है, जो जब मैंने उसकी जो खबरें सुनी, जो खबरें हमारे सामने आईं, आप लोगों के सामने आईं, तो मुझे जो है वो उस झूंगे में और इस आने वाले दिसंबर में होने वाले इजरा में, जो जिसको मैंने 5वाँ झूंगे वाला इजरा का मैंने नाम दे दिया। तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि वो हमारी छोटी मुट्ठी जो थी, वो फुलियों को लेके भी वो हमारे चेहरे दमकते थे। और ऐसे ही आज जब आप लोगों ने 5वें इजरा का नाम सुना है, जो कि हमें झूंगे में मिल गया, तो आपके चेहरे भी वो जो खुशियों से दमके, तो मुझे वो वाक़या याद आ गया। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। मुझे फिर वो कहते हैं सारे कि जी अपनी बातें सुनाने लग जाते हो। भई बातें वो सुनाने के लिए होती हैं, बातें करने के लिए होती हैं, और फिर वो जो है वाक़या कोई ना कोई याद आ ही जाता है। तो आज हम बात करेंगे उस खत की, उस लेटर की, जो कि बहुत दिनों से जो है पिछले कुछ 3-4 रोज़ से मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहा है, जिसे 5वें इजरा का हम नाम दे रहे हैं कि 5वाँ इजरा जो है वो दिसंबर में आएगा। वो खत क्या है? उसके मंदरजात क्या हैं? उसकी डिटेल्स क्या हैं? और क्या होने जा रहा है? अ, और उस खत के जो असरात हैं, वो उनका हमारे इजरा पे क्या असर होगा? कौन सी कैटेगरी वालों को उसका जो है वो फ़ायदा मिलेगा? कौन से साल वालों को फ़ायदा मिलेगा? तो इन सारी बातों पे जो है ना आज हम अभी मैं आपसे जो है ना वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हर साल के आगाज़ पे कोरियन गवर्नमेंट जो है वो तमाम ममालिक के लिए एक कोटा का ऐलान कर देती है कि जी इतने ममालिक हैं, ये इनका इतना कोटा है, और इस तरह करके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पिछले साल या अभी कह लें 2024 में, चूँकि एंड होने पे जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको पिछला साल ही कंसीडर करता हूँ। तो इस 2024 के अंदर जो हमारी सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी थी, उसके लिए हमें 16 ममालिक को 95,000 लोगों का कोटा अलॉट किया गया। ठीक है? अब हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। जब हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो 4 इजरा के अंदर नवंबर वाले इजरा को मिला के, तो वो 95,000 का जो कोटा था वो कंप्लीट हो रहा है। देखिए, मैं कभी भी डॉक्यूमेंट से हट के बात नहीं करता, मैं रूल रेगुलेशन से हट के बात नहीं करता। अब देखें, एक गवर्नमेंट के रूल्स हैं, कवानीन हैं, उन्होंने हमें बताए, हमने उसके मुताबिक चलना है। अब कल को अगर वो रूल चेंज कर देते हैं, तो मतलब उसमें कुछ भी प्लस माइनस कर देते हैं। हम अभी भी जो बात कर रहे हैं, नए लेटर की बात कर रहे हैं, 5वें इजरा की बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से बात कर रहे हैं जो कि कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ। अब कल को वो इससे मुकर जाएं, इसके अंदर अमेंडमेंट कर दें, छठा इजरा भी कर दें, तो वो बात की बात है। हम अभी प्रेजेंटली जो बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंटली हालात वाकयात के बारे में बात कर रहे हैं और उनके मुताबिक बात कर रहे हैं। मैंने व्लॉग बनाया, मैंने कहा जी बिल्कुल चौथा इजरा है, और इसके बाद जो है वो 5वां इजरा जो है वो नहीं होगा दिसंबर के अंदर। लेकिन
वो 5वां इजरा अभी आ रहा है। हमने बात की 95,000 कोटे के मुताबिक। पहले आप ये लेटर देखें, उसके बाद फिर आगे सीक्वेंस में चलते हैं। ये देखें कि 95,000 टोटल जो कोटा था वो 2024 में हमें अलाट किया गया था। कोरिया जो है वो हर साल के आगाज़ पे कोटा अलाट कर देता है कि जी हमें इतने ममालिक के लिए इतने लोग चाहिए। तो ये आपके सामने है कि फ़र्स्ट क्वार्टर में हमें इतने थे, मतलब टोटल 16 ममालिक के लिए, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने। तो ये टोटल मिला के 95,000 पूरा हो गया हमारा कोटा। ठीक है, तो अभी जो हमें वो एक्स्ट्रा इजरा मिल रहा है तो वो हमें झुंगे में इजरा मिल रहा है। ये आप लोगों ने लेटर देखा। अब ये बात यहाँ पे जो पिछला कोटा हमें अलाट किया गया था, वहां की हद तक ये बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं अगले की, अगले मराहिल की या अगली चीजों की। देखें, 17 अक्टूबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के मातहत जो है वो एक मीटिंग हेल्ड होती है। उस मीटिंग के अंदर उसका जो रूल 44 जो था वो उन्होंने पास किया। उसके मुताबिक उन्होंने ये किया कि मीडियम साइज की जो कंपनीज हैं साउथ कोरिया के अंदर, वो अभी फॉरेन वर्कर्स को, E9 वर्कर्स को जो है वो हायर कर सकेंगी। मैं आपको पहले ये लेटर दिखाता हूँ, आप इस लेटर को देखेंगे और फिर इसकी जो है ना वो तफसील भी मैं आपको बयान करता हूँ कि ये क्या है, इसकी असल रूह क्या है इस लेटर की। तो ये लेटर आपके सामने, ये देखें, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये देखें कि इसमें वाज़े मेंशन है कि स्टार्टिंग इन दिसंबर मीडियम साइज्ड कंपनीज इन द रूट इंडस्ट्री हेडक्वार्टर्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया विल आल्सो बी एबल टू हायर फॉरेन वर्कर्स ऑन नॉन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट E9 वीज़ाज एट लोकल नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया वर्क प्लेसेस। इसको आप नीचे पढ़ लीजिएगा सारा, इसको डिटेल के साथ, तो आपको ये सारी जो है ना वो इसकी समझ आ जाएगी क्या है। तो लेकिन आपको ज़्यादा खुशी जो है वो ये होनी चाहिए कि ये कानून पास हो गया है। अच्छा, अभी आप इस लेटर को डिटेल से हर बंदा जो है वो मैंने इसीलिए पेश कर दिया है, मैं इसीलिए कर देता हूँ वो चीज़ों को यहाँ पे इमर्ज कर देता हूँ कि आप उसको डिटेल से देख लेंगे। अब है क्या ये लेटर, है क्या बेसिकली? ये लेटर ये है, आपको डिटेल इसलिए बताता हूँ कि हर बंदा जो है ना उसको स्टडी नहीं करेगा। अब आप लोग जो हैं वो सारे वो व्लॉग्स के पीछे होते हैं, मतलब आपको वो जो व्लॉग सुनते हैं उसको अंदर जो होता है उसको आप स्टडी नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से कि उसके अंदर जो चीज़ें लगाई जाती हैं। तो इसलिए काइंडली हमेशा से ये रिक्वेस्ट की कि जब भी कोई चीज़ें हैं वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं, आप उसको देखा करें। आपको खुद भी तो रूल्स रेगुलेशन का पता होना चाहिए ना, बजाय इसके कि आप मतलब मैं अपनी भी बात करूंगा उसमें, मैं उसमें मेरा भी शुमार होता है कि आप मेरे मरहूने मिन्नत रहे हैं, तो कम से कम वो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको अंदाजा होना चाहिए उनका कि यार अभी क्या हो गया है, बाद में क्या हो गया है, पहले क्या होता था। अच्छा, अब इस लेटर को आप पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले क्या होता था। पहले ये होता था कि जिन कंपनीज के हेडक्वार्टर जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं है, ठीक है, तो उनको फॉरेन वर्कर्स हायर करने की इजाजत नहीं होती थी। वो E9 पे फॉरेन वर्कर्स को जो है वो हायर नहीं कर सकते थे, ना अपनी वो डिमांड भेज सकते थे। अब उन्होंने ये कानून पास कर दिया है कि तमाम कंपनीज जो हैं जिनके मतलब जो हेड ऑफिस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो सब ऑफिस हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर मौजूद हैं, तो वो भी हायर कर सकते हैं। पहले उन्होंने क्या था, ये फैसिलिटी जो थी सिर्फ वो जो रूरल एरिया के उनके जो जहाँ पे कंपनीज के ऑफिस, हेड ऑफिस होते थे, जो हेडक्वार्टर्स होते थे, सिर्फ वही इनको जो है वो E9 को बंदों को बुला सकते थे, वर्कर्स को। अभी उन्होंने ये रूल पास कर दिया। अब उस रूल के अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर कौन से सिटी आते थे? सियोल आता था उसके अंदर, जेओनजी आता था उसके अंदर, और एंचियन। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के जो सिटीज थे उनके प्रोविंस के ये बिग सिटीज थे, ये आते थे। तो इसके अंदर जिन कंपनीज के हेडक्वार्टर थे वो लोग फॉरेन वर्कर्स को हायर नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब उन्होंने ये कह दिया कि जिनके इन सिटीज के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं वो फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे भी आप लोगों को जो है वो दो फायदे होंगे। दो फायदे क्या होंगे? इजरा से ज्यादा जो फायदा है ना, पांचवें इजरा में तो चलें जो होगा नसीब और कहानी और वो रूल रेगुलेशन वो तो कलादा से है। फायदा क्या होगा इसमें कि एक तो मुलाजमत के जो मौके हैं, वीजा के जो मौके हैं वो बढ़ेंगे। दूसरा, आप लोग बड़े शहरों में जा सकेंगे। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग वालों की जो है वो चांदी हो जाएगी।
क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने रूल पास किया है, ये कानून पास किया है उन्होंने सिर्फ रूट इंडस्ट्री के लिए। रूट इंडस्ट्री में कौन आता है? रूट इंडस्ट्री में आते हैं आपके मोल्डिंग वाले आते हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग वाले, मेटल मोल्डिंग वाले, मेटल वर्किंग वाले, आपके वेल्डिंग वाले, ये सारे लोग जो हैं, ये कास्टिंग वाले, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आते हैं रूट इंडस्ट्री में। इसमें दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं आती कि फिशिंग वाले मच्छी आके जाके कांटा ला के मछलियां फंड डाले वो, और कंस्ट्रक्शन और ये एग्रीकल्चर वाले वो इसमें नहीं आते। इसमें सिर्फ रूट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग वाले आएंगे, ये आपने ज़हन में रखना। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग वालों को होगा। अच्छा, अब हमारी सिचुएशन क्या है? अब हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे पास अभी नवंबर में इजरा आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब नवंबर में जो इजरा आ रहा है उसके अंदर क्या है, हमारे पास तकरीबन 100 के करीब बच्चा बनता है 20-21 वाला। तो मुझे उम्मीद है, अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है, मेरी दुआएं हैं उन लोगों के लिए, मेरी ख्वाहिशात हैं उन लोगों के लिए कि वो जो है वो इस दफ़ा फारिग हो जाएंगे। इसलिए मैंने जो है क्योंकि उन लोगों को जो है वो 2020-21 वालों को जो है मैंने उनको सरशार का नाम दिया है कि 2020-21 वाले जो हैं वो सरशार, इसलिए कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, उन्हें नवंबर में जब मौका मिलेगा तो वो लोग मैक्सिमम निकलेंगे। उन्हें गो के इस कानून का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये कानून जो है वो आगे इम्प्लीमेंट हो रहा है दिसंबर के इजरा से, लेकिन बच्चे चूंकि थोड़े हैं तो उनको इसका जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा। अब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होने जा रहे हैं लोग वो कौन से हैं? वो हैं 2022 वाले। 2022 वाले वो क्यों? इसलिए वो 2022 वाले इफेक्ट होंगे कि उन्हें अभी जो है वो 2023 वालों का भी सामना करना पड़ेगा नवंबर के इजरा में, और 2024 में वालों का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा अगले 5वें इजरा में, और ऑनवर्ड वो उनके सर पे रहेंगे। तो वो क्या होगा, उनका जो 2022 वालों का जो वो कोटा है ना, जो उनका हक है, वो 2023 वालों ने भी इधर से खाना है और उधर से 2024 वालों ने भी खाना है। तो सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव जो होंगे, इफेक्ट होंगे उससे, वो 2022 वाले होंगे। इसलिए मैंने उन्हें 2022 वाले गमखार का नाम दे दिया। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 2023 वालों को। 2023 वालों को इसलिए बेनिफिट मिल रहा है कि उनके पास टाइम बड़ा है, नया रूल पास हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग के जो है वो कोटा आपका जो है, जो मुलाजमत के मौके हैं वो बढ़ जाएंगे, और 2023 सेकेंड राउंड वाले और फर्स्ट वाले वो हैं भी सारे मैन्युफैक्चरिंग के। तो इसलिए मैं उन्हें उन्हें मैंने नाम दे दिया है कि 2023 वाले जो हैं वो सरदार हैं। तो ये जो हमारा आज वीलॉग था, उस लेटर की रूह मैंने आपको बता दी, आपको उसका जो फ़ायदा है वो बता दिया आपको कि किन लोगों का फ़ायदा है। और अभी चूंकि फिर फिफ्थ इजरा जो है उसकी तो अभी चूंकि डिटेल्स आएंगी कि कितना कोटा अलाट हमें वो करते हैं सारे ममालिक के लिए, क्योंकि उसका तो ऐसा कोई डिटेल्स नहीं आई है उसकी, क्योंकि कोटा जो अलाट किया हुआ था वो तो सारा फारिग हो गया हुआ है। अब नई क्या कहानी होगी वो चंद दिनों में वो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जो लेटर गर्दिश कर रहा था ये उसकी सारी डिटेल्स थी जो आपको बताना मकसूद थी। तो आपने सुन ली। ये मेरा जो व्लॉग होता है ये सारा हालात व वाक़यात की रोशनी में, कवानीन की रोशनी में और मेरे ज़ाती तज्ज़िये पे मबनी होता है। तो मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ भी हो सकती है, इख्तलाफ राय भी हो सकता है। हर बंदे को अपना जो है इख्तलाफ राय का हक भी है, वो अपनी तजावीज़ भी पेश कर सकता है, अपनी राय भी दे सकता है। मेरा जो ख्याल था, मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।